बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, आज एक ऐसे मसले के ऊपर बात करेंगे जो कि तकरीबन हर नौजवान के सामने ये मसला आता है। और अगर हम बात करें कि मामूली नोयत के ऐसे मुकदमात जिनका अंदराज होता है और उसके बाद अंदराज होने के बाद एक रिकॉर्ड बन जाता है, और रिकॉर्ड बनने के बाद जब कोई भी नौजवान अपना करैक्टर सर्टिफिकेट लेने जाता है तो उसके ऊपर उस खाने के अंदर एक खाना बना हुआ है उस करैक्टर सर्टिफिकेट के अंदर, तो उसके ऊपर उसका अंदराज हो जाता है। तो इससे सबसे बड़ा मसला ये पेश आता है कि जब भी कोई यंगस्टर, नौजवान या कोई भी शहरी बाहर बैरून मुल्क जाने की कोशिश करता है या जाना होता है, तो ये बात सामने आती है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड बना होता है। और ये कई जो है वो माह से ये इस तरह का सिलसिला चल रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करूँगा कि अगर हेलमेट नहीं पहना, पर्चा हो गया, या किराएदार ने अपना घर रजिस्टर नहीं कराया, पर्चा हो गया, तो ये मामूली मुकदमात हैं। तो फिर उसका खमियाजा जो है वो शहरियों को बड़ा भुगतना पड़ता है। ये एक बहुत संगीन मसला है नौजवानों के लिए, शहरियों के लिए, शहर लाहौर के जो नौजवान उनके लिए। तो इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन साथ ही एक अच्छी खबर इसकी ये भी है, वो मैं आपको बता दूं कि अब जो भी बैरून मुल्क जाने के लिए करैक्टर सर्टिफिकेट जो भी हासिल करेगा उसके लिए जो है वो, अब अच्छी खबर ये है कि जो है नए कानून के मुताबिक जो मामूली नोयत के मुकदमात है वो उसमें उनका रिकॉर्ड इंदराज नहीं किया जाएगा। ये एक अच्छी खबर है। लेकिन इससे पहले जितने भी जो केसेस हैं जिनके ऊपर अब तक रिकॉर्ड बन चुके हैं उनका क्या कसूर है, वो तो कई माह के अंदर जो है वो बेचारे जो है वो रोज़ चक्कर लगाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है, हमें बड़ी शिकायत भी आई, लोगों ने कहा कि इसके ऊपर प्रोग्राम करो, और आज इसी के ऊपर हम जो इस मामले को हाईलाइट करना चाहते हैं। मेरे साथ दो आज कानूनदान मौजूद है। सबसे पहले इमरान खोखर साहब हैं, आज इनका तारुफ बतौर कानूनदान ही करवाऊंगा मैं, चूँकि आज एक मसला ऐसा है जो कि अवामी इशू है और आवाम का इशू है, नौजवानों का इशू है, इसके ऊपर बात करना चाहेंगे। इमरान खोखर साहब वेलकम प्रोग्राम में। नाज बलोच साहब हैं, ये भी कानूनदान है, इनसे भी इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये एक ऐसा मामूली नोयत के जो मुकदमात दर्ज की जाती है उसका खमियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। नाज बलोच साहब वेलकम प्रोग्राम में आपको कहते हैं। उसके साथ क्राइम रिपोर्टर, सीनियर क्राइम रिपोर्टर लाहौर रंग शाहद रिजवी साहब ऐसे मौजूद हैं, और शाहद रिजवी साहब वेलकम आपको कहता हूँ मैं। और सबसे पहले आपकी ही तरफ जाऊँगा। शाहद रिजवी साहब, क्या मसला है कि अगर हेलमेट नहीं पहना तो वो क्या शख्स बाहर नहीं जा सकता, और उसका मुकदमा जो हो चुका है वो कैसे ख़त्म होगा? आप क्या समझते हैं कि पुलिस तंग करती है, लोग इतने परेशान है कि लोग हमें फ़ोन कर कहते हैं कि जी इसका कम से कम ये मामला तो उठाया जाए, बताएं। मियाँ साहब, बहुत अच्छा आज आपने अवामी इशू जो है उसको सामने लाए हैं और उसका हल भी आपने बता दिया है कि हेलमेट किसी हल ने नहीं अभी बताया, ये तो आपने एक अच्छी खबर बताई, अमल पता नहीं कब होना है इसके ऊपर। मैं वही बताने लगा कोई लोगों को ये नवीद सुनाई है कि पुलिस अफसरान की जानिब से ये एक उन्होंने कहा है कि जो कम उम्र ड्राइवर्स हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, या किसी का किराएदारी एक्ट का पर्चा है, या किसी का लड़ाई झगड़े का है, अगर कोई ज़िला इंतजामिया पर्चा दर्ज करवाती है, काइट फ्लाइंग एक्ट है, तेज़ रफ्तारी है, तो ये मामूली नौयत के जो मुकदमात हैं तो कितनी तादाद होगी वैसे अंदाजन कोई? अगर मियाँ से मैं बात करूँ साल 2023 और 24 के 10 माह की, तो इसमें अगर कम उम्र जो ड्राइवर्स हैं इनके चालान जो है 2023 में अगर बात की जाए तो इसमें हुए थे 3,789 ये 2024 के हैं। अगर इसी तादाद की बात की जाए 2023 में तो 1,49,911 ये चालान टिकट जारी किए गए थे। इसमें अगर FIR की बात करें तो 2023 में इसका बहुत ज़्यादा अंदराज था, 20,515 के करीब, 20,515 जो हैं ये FIR दर्ज की गई थी कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ। क्योंकि पिछले साल आपको पता बहुत ज़्यादा सख्ती थी, धड़ाधड़ चलान किए जा रहे थे, क्योंकि हाईकोर्ट की डायरेक्शन भी थी, पुलिस किसी की मान नहीं रही थी। जो बंदा अगर कोई अपने बच्चों को छोड़ने भी जा रहा है, या कोई छोटा बड़ा भाई जो है कम उम्र है 10 से 12 साल, वो अपने छोटे किसी भाई को 4-5 साल को स्कूल भी छोड़ने जा रहा था, अगर गली पे वार्डन खड़ा है तो उसने उसका चलान कर दिया, वो बच्चा दागी हो गया था। यही बात अगर बात की जाए हम 2024 में, तो इसकी मुकदमात की तादाद बहुत ज़्यादा कम होगी। 1000 मुकदमा सिर्फ 10 माह के दौरान दर्ज किया गया है। क्या वजह? क्योंकि उसकी वजह यह है, एक तो जैसे सख्ती की गई है, जैसे 20,000 मैं आपको बता रहा हूँ कि 515 चालान पिछले साल 10 महीने के अंदर किए गए, धड़ाधड़ चलान करते गए। लोगों में खौफ एक फैल गया कि अगर हमारा बच्चा बाहर जाएगा, कोई हेलमेट के बगैर जाएगा, कोई कम उम्र जाएगा, तो फ़ौरन चलान होगा और उसकी ज़मानत भी 2 दिन 3 दिन डिले होगी। अब उसी खौफ की वजह से इस साल जो है लोगों ने एक तो अपने बच्चों को घर बिठा लिया, दूसरा उनके चलान बनवाने शुरू कर दिया, जो लाइसेंस थे वो बनवाए, ताकि उनका कम उम्र ड्राइवर से नाम निकल के लाइसेंस बन जाए, तो वो इस मुश्किल से निकल आए। इस वजह से ये तादाद बच्चों की जो है रवा साल कम है, पिछले साल ज़्यादा थी।
अब बात करते हैं जो आप बात बता रहे हैं कि लेकिन शाहिद रिजवी साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या ये मामूली नोयत के जो मुकदमात, इसकी इतनी बड़ी सज़ा या खमियाजा भुगतना होगा कि अगर कोई करैक्टर सर्टिफिकेट बनाता है तो वो बेचारा रुल जाता है, रोज़ चक्कर लगाता है, पैसे भी देने पड़ते हैं, आप खुद बीट करते हैं, तो क्या इतनी बड़ी सज़ा बनती है? वैसे सज़ा तो बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन क्योंकि लोगों ने हाई कोर्ट की तरफ लोग गए, उन्होंने कहा जी हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है दाव पे लग जाएगा, कहीं हमें नौकरी नहीं मिलेगी, या सर्टिफिकेट बनवाएंगे, अगर आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाएंगे तो सर्टिफिकेट जो मिलता है करैक्टर, उसके अंदर एक खाना होता है कि क्या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं है, तो उसमें CRO रिकॉर्ड आ जाता है, इसके खिलाफ पर्चा दर्ज है इस नौयत का। अब वो हुआ ये है कि कुछ हाई कोर्ट की डायरेक्शन थी, कुछ IG पंजाब ये जो अब नई इसमें पेशरफ्त हुई। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ, मैं यहाँ पर नाज बलोच साहबा से बात करना चाहता हूँ कि नाज बलोच साहब, ये एक गरीब बंदा जब मोटरसाइकिल सवार है, वो हेलमेट अगर उसने नहीं पहना तो उसका मुकदमा हो गया। पिछले दिनों में सख्ती थी, किराएनामे की बात करें, वो जमा नहीं, छोटे छोटे मामूली नौयत के हैं, तो इसकी सज़ा इतनी बड़ी पुलिस की जानिब से दी जाती है कि वो बेचारा करैक्टर सर्टिफिकेट बनाता है जब, तो उसके खाना बना हुआ है, उसके अंदर रिकॉर्ड आ जाता है, तो वो तो बाहर जा ही नहीं सकता। आपको पता है कि ये बहुत ज़रूरी है करैक्टर सर्टिफिकेट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और सरकारी नौकरी के लिए भी ये करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, मैं ये समझती हूँ कि आपके मुल्क में जो आइनो कानून होता है या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बेसिकली तो उनका पर्पज़ होता है कि सोसाइटी में हारमनी लाना और अपने माशरे में चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाना, और जो भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होते हैं। फिर हम आ जाएँ, अगर हम बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, लॉयर बात करें, तो मुझे जो चीज़ एक बड़ी तकलीफ़ दे नज़र आती है वो ये होती है कि जो हमारे मुल्क में जो लोग जितना कानून को ओबे करते हैं, रूल ऑफ लॉ को उस पर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, या यूँ कहिए कि और बहुत सा एक ऐसा हमारा सेट ऑफ पर्सनस हैं सोसाइटी में जो ओबीडियंट कहलाए जाते हैं, तो हमेशा उनके ऊपर ही इस तरह का बर्डन आता है। एक आम आदमी है जिसके घर में ये अवेयरनेस ही नहीं है, उसका बाप या उसके पेरेंट्स, उसकी माँ मैट्रिक भी नहीं है, अगर वो बच्चा पढ़ रहा है या वो बच्चा घर से बाहर जाता है, तो आपने जो पुलिस रूल्स भी है या हमारे ट्रैफिक के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी जो हैं, उनमें एक चीज़ जब ट्रेनिंग भी होती है उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर बताई जाती है कि आपने बेसिकली क्राइम को कम करना है, उस रेशो को कम करना है। उसका मतलब ये नहीं कि आप पावर का मिसयूज़ करते हुए, अगर एक बच्चे ने हेलमेट नहीं पहना तो आपके पास उसकी सज़ा क्या है, उसको फ़ाइन करना, आपने वो फ़ाइन कर दिया। उस पर अगर आप लॉजिंग ऑफ FIR की तरफ चले जाते हैं तो एग्जैक्टली आप अपने हाथों से, जहां इदारे माशरे में इस्तेहकाम के लिए होते हैं, बहाली इस्तेहकाम के लिए होते हैं, बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी सिविलियंस के लिए होते हैं, वहां आप उनके साथ एक कानून का गैर यानी कि आप कानून से हद से तजावज़ करते हुए उसका इस्तेमाल नाजायज़ करते हुए उन बच्चों पे या उन यंगस्टर पे आप FIRs कर देते हैं। आपने जैसे खुद फरमाया कि मैं ये समझती हूँ कि मुझे जो एक चीज़ नज़र आती है वो ये है कि आपके मुआशरे में कुछ हमारी रिवायात ऐसी हो चुकी हैं कि हमें दोहरा मेयार नज़र आता है। एक तरफ तो एक बड़ी गाड़ी है, अगर उसमें कोई MP MN है, मिनिस्टर है, तो आप उसको जाने देते हैं। एक तरफ एक बंदा गरीब है जिसने शाम को दिहाड़ी के बाद 1000 रुपया लेके घर जाना है, आप उस पर हेलमेट या लाइन की पाबंदी पे 2000 का फ़ाइन भी कर देते हैं और उस पर FIR भी कर देते हैं। उसका मुस्तकबिल भी आप इस तरह से तबाह कर रहे हैं कि अगर हमारे मुल्क में एक क्लर्क भी आपने भर्ती होना है। रिसेंटली मेरा एक ऐसा, मैंने भी एक इस चीज़ का तजर्बा किया कि एक बच्चा है, उसने कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना था, तो उससे ज़रूरी कंपल्सरी था कि आप अपना करैक्टर सर्टिफिकेट लाएं। उस बच्चे का भी ऐसे ही कहीं चलान वगैरह हुआ होएगा, 1-2 दफ़ा उसको पहले भी रोका गया, और वही बात जो सर ने भी की कि पैसे लेके, आपने भी अपने स्टार्ट लाइनर में कहा कि रिश्वत लेके उनको छोड़ दिया जाता है। मैं ये समझती हूँ कि कानून का होना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन इन डोमेन ऑफ लॉ होना चाहिए। आपने एक ड्राइवर को, उसने रैश ड्राइविंग की, उसका चलान कर दिया। लेकिन ये तो बात ठीक है कि आप अमल दरामद करें, ये तो मैं भी एग्री करता हूँ, हम सब भी एग्री करते हैं, कानून अगर बना तो अमल दरामद कराए, लेकिन
उसका बाद में कोई हल भी तो करे ना। देखिए मैं ये 6 माह समझती हूँ, लगते हैं अगर कोई जाता है, क्लियर नहीं किया जाता उसे, तो उसका मतलब यही है ना। देखें आपका मैकेनिज्म, और फिर आपको पता है कि हमारे पुलिस के जो दायरे हैं कैसे हैं। देखिए आईजी साहब की तरफ से ये बड़ा है कि जी हम पुलिस में तब्दीली लाए हैं, चेंज लाए हैं, बेहतरी की तरफ लाए हैं। आपने यूनिफॉर्म का कलर चेंज कर दिया, आपने बड़े बड़े मॉडल पुलिस स्टेशन बना दिए। जो चीज़ मेन चीज़ ज़रूरी है वो यही है कि आपने क्या ऐसी चीज़ें चेंज लाए हैं जिससे आपके सिटीजन उससे आप मुफीद हों। बिल्कुल, अभी तक तो कोई चेंज नहीं लाए, इसी के ऊपर जो है वो लोग परेशान है बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली देखें आपकी लाइफ जो है वो डिपेंड अपॉन प्रैक्टिकल, नॉट लिप सर्विस। आप क्या कह रहे हैं और कर क्या रहे हैं। आप देखें कि एफआईआर की तादाद चेक करें, यही रोड्स यूज़र जो हैं और पेडेस्टेरियन शुक्र है बचे हुए हैं, पता नहीं इनमें अगर हो तो उनके ऊपर भी एफआईआर दे दें। आप वही बात आ जाती है, आप अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल ना करें, आप मुआशरे में एक बेहतरी के लिए करें। अब देखें बेहतरी, देखें इसमें बेहतरी हमारी क्या है, हेलमेट अगर कंपलसरी है तो उसमें अगर रोड पे एक्सीडेंट होता है तो कई जाने नुकसान हो जाता है, तो नहीं वो भी तो एक हम कहते बेहतरी हैं है, कि पहनना चाहिए, हर किसी को पहनना चाहिए। और लेकिन उसकी कंपेन भी आप इसके नहीं ऊपर पहना हुआ हेलमेट, आपने उसको पनिशमेंट किया, आपने उसको 1000 या 1500 फाइन कर दिया। आपने जो एफआईआर की, हाँ अगर आपने कर भी दी, अब जैसे आईजी साहब फरमा रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े डकैत चोर वो तो फिर रहे हैं, उनकी कमेटी अब बना दी है कि उनका जो कत्ल, दहशतगर्द, इस तरह के जो लोग हैं दहशतगर्दी में मुलव्वस, वो तो इसके ऊपर हम शाद रजीव साहब से बात करेंगे। मैं दूसरी तरफ इमरान खोखर साहब की तरफ जाना चाहता हूँ। इमरान खोखर साहब, मैं प्रोसीजर समझना चाहता हूँ कि अगर इस तरह का कोई केस हो जाता है मामूली नौयत का, तो वो क्या प्रोसीजर है कि वो बंदा अपने आप को इससे जान छुड़ा ले, क्या करना है फिर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कि CRO की हम बात करें तो आपका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपके पुलिस ऑर्डर 1934 में इट वाज इन्वेंटेड। तो उसमें उन्होंने एक मैकेनिज्म बता दिया कि इफ़ एनी FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट एनीवन देन हिज नेम विल बी प्लेस्ड इन CRO, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑर्डिनेंस। एंड इसमें ये है कि जुल्फ़कार अली केस था 2022 में, और जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब थे, और उन्होंने कैटेगरिकली इस पे आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उनको डायरेक्शन पास की कि ये पैरामीटर्स हैं, अगर ये अवेलेबल होंगे तब आपने उनका नाम CRO में प्लेस नहीं करना। तो ये कब की फॉर एग्जाम्पल 2022 का है ये, 22 का, रिट पिटीशन नंबर थी ये 47619/22, और इसका डिसीजन हुआ था 18/8/2022 को। इनमें उन्होंने कैटेगराइज कर दिया था कि द पर्सन्स दे आर एक्विटेड एंड द FIR हैज बीन क्वैश्ड एंड डिस्चार्ज एंड विड्रॉल, एंड इफ देयर इज ए कंप्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज, दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू आर नॉट गोइंग टू प्लेस, यू शुड नॉट बी प्लेस्ड इन CRO। तो एक तो ये कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है और माइनर ऑफेंसेस है, ठीक है, और माइनर ऑफेंसेस की हद तक आपको चाहिए कि आप उनको प्लेस ना करें। फॉर एग्जांपल इंदराज ना करें जी, फॉर एग्जांपल काइट फ्लाइंग है, तो फिर किया जा रहा है ये, तो फिर हाई कोर्ट जी जी ये उसमें ये जो है, जो मैंने आपको बात बताई है उसमें सिर्फ ये कैटेगराइज जो किया था वो सिर्फ इसको किया था कि एक्विटेड, क्वैशमेंट, डिस्चार्ज और कंप्रोमाइज। इफ दीज थिंग्स विल बी हैपन देन यू आर नॉट गोइंग, वो इसकी तो वायलेशन होगी, मैं समझ गया हूं कि ये हाई कोर्ट वायलेशन हुई, इसकी वायलेशन हुई। लेकिन अब जो फंस गए हैं उनका पूछना चाहता हूं वो क्या करें जी, जिनका बन गया क्रिमिनल रिकॉर्ड, उनका भी एक तरीकेकार क्या, कैसे जाना लोग देख रहे हैं। उनका प्रोसीजर ये है कि अगर आपका नाम प्लेस है और एंड यू आर गोइंग टू obtained the and you want to going to obtain the character certificate, so you have to move the application before the SP CRO। आपको SP CRO के पास एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, उसमें आपको रीजंस लिखनी पड़ेगी कि इन रीजंस की बुनियाद पर मेरे खिलाफ ये FIR हुई थी, और अगर आपसे कुछ ऐसा कोई डिसोबीडियंट हो गई या डिसोबीडियंसी हो गई है, कोई वायलेशन ऑफ लॉ हो गई है, तो आप उधर अपने साथ जो है अटैच्ड विटनेसेस देंगे, और SP जो कंसर्न है SP CRO वो आपको सुनकर अगर वो डिसाइड करते हैं आपका नाम रिमूव करते हैं तो वो फिर सिस्टम में से नाम रिमूव हो जाएगा। ये बहुत आसान नहीं है। नहीं, हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है, हमें फोन किया गया और उन्होंने बताया कि जी मैं उनका चाइना का विजिट था, चाइना का एक बिजनेसमैन, उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर कहीं कोई पुराना था पर्चा ये मामूली नौयत का, तो उन्होंने 6 माह का टाइम दिया है। ये जो आप बात कर रहे हैं SP CRO 6 माह का टाइम दिया कि ये 6 माह बाद आपका ये अब इसमें प्रॉब्लम क्या बताया ना, 6 माह वो वेट करें। इसमें कुछ मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, डिपार्टमेंटल फोरम पे मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, और इसमें बिल्कुल जो उसमें अकाउंटेबिलिटी का कोई कल्चर नहीं है,
और अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही है। जैसा कि तो ये तो एग्जाम्पल दे देता हूं, तोहीन अदालत भी की जा रही है, तोहीन अदालत नहीं है ये। जी जी बिल्कुल तोहीन अदालत है। मैं एक एग्जाम्पल आपको आपके सामने रखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके नाम पे एक FIR होती है और वो मैल प्रैक्टिसेस करते हुए ड्यू टू देयर ओन इंटरेस्ट वो एक मुर्दा बंदे के नाम पे आपकी जो FIR है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि बंदा इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। इस किस्म की कुछ मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। ये तो बहुत बड़ी और मैल प्रैक्टिस है। सेकेंडली ये है कि आपको पता ही नहीं है, एक FIR हो रही है, उसमें आपके ID कार्ड के ऊपर उसको मेंशन कर दिया जाता है और सडनली आपको किसी नाके पे जाके पता चलता है कि दैट वहां पे पकड़ लिया जाता है, देयर इज एन FIR रजिस्टर्ड अगेंस्ट मी, और आपको शाहज़ीर साहब ये आपकी पुलिस के कारनामे हैं। मैं आता हूँ आपकी तरफ, एक ब्रेक ले लूँ और नाज़रीन ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम नाज़रीन, वैसे मैं ये कहना नहीं चाहता था लेकिन कहना चाहता भी हूँ कि वर्दी बदली और सब कुछ बदला, लेकिन अगर ना बदल सका वो रवैया ना बदला और जो हमारी पुलिस का सिस्टम है वो ना बदल सका। हर सियासी हुकूमत ये दावा करती है कि पुलिस का सिस्टम तब्दील कर दिया गया, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये रियलिटी है और जो भी कोई इसको सोचेगा, मेरा ख्याल है कि जितना मर्जी कोई इसके ऊपर बात कर लें, लेकिन रियलिटी होती है। शाहज़ीर साहब बताइएगा कि अब 6 माह बाद अगर CRO क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया, 6 माह का टाइम दे दिया, तो क्या 6 माह वेट करे बंदा? अगर उसने कहीं फॉरेन टूर पे जाना है, कोई बिजनेस करना है, उसका क्या कसूर है? और दूसरा ये बता दें कि जो आज ये भी आप खबर दी है आपने कि कत्ल दहशतगर्दी में मुलव्वस और संगीन नौयत के जो मुकदमात में, उनके लिए कमेटी क्यों बनाई है? उनका भी रिकॉर्ड वहाँ से निकालने की कमेटी फैसला करेगी। लेकिन ये सब जो कम संगीन नौयत के मुकदमात है, जिसमें आपने बताया, मैंने भी बताया कि काइट फ्लाइंग एक्ट है, ज़िला इंतज़ामिया है, तेज़ रफ्तारी है, या कम उम्र ड्राइवर हैं, ये मामूली जुराइम है। नहीं, लेकिन ये कत्ल, तावान, दहशतगर्दी, ये संगीन जुराइम, ये तो होना ही चाहिए, ये संगीन जुराइम है। अब इसमें ये मुकदमात अगर चोरी डकैती के होते हैं या अगवा बराए तावान की, ये वो लोग हैं जो बार बार ये जुर्म करते हैं, एक दफ़ा नहीं करते हैं। डकैत एक डकैती मार के बैठ नहीं जाता, उसने अगर एक डकैती मारी, इधर से अगर जेल गया, फिर छूट गया, फिर इधर आके डकैती मारेगा, फिर इधर मारेगा, फिर इधर। इनका रिकॉर्ड तो शायद पुलिस मुरतब नहीं करती, आम शहरी जो हेलमेट वाले हैं वायलेशन करते हैं या दूसरे उनका नहीं, रिकॉर्ड उनका भी मेंटेन होता है, रिकॉर्ड उनका भी बनता है। उनका एक नहीं 10 पर्चे होंगे, 10 नहीं 30 नहीं 40 पर्चे होंगे। रात को, परसों रात को भी एक डाकू जो है पुलिस मुकाबले में हलाक हुआ है, उसके ऊपर 100 मुकदमात दर्ज थे। उसका अगर रिकॉर्ड आप देखें ना, तो 100 मुकदमात उस पर दर्ज थे कि 100 उसने वारदातें की हैं। तो पुलिस ने खुद ही फैसला कर दिया। जाहिर है, फिर पुलिस आपको पता है वो कहती है साथी छुड़ाने आए थे, हम बरामदगी के लिए इससे आला कत्ल लेकर जा रहे थे, हथियार इसके साथियों ने इसको छुड़ाने की कोशिश की, उनकी फायरिंग हुई, ये मर गया। पुलिस तो नहीं कहती कि हमारे साथ हमने इसको मारा, वो तो ये कहते छुड़ाने आए इसके साथी, उन्होंने फायर किया, अंधेरा था, उनकी गोली इसको लगी, हम मौजूदा तौर पर बच गए, जो एक उनका रिवायती अंदाज होता है। ठीक है, ये जो संगीन मुकदमात हैं, कत्ल डकैती, अब ये फैसला करेगी IG या CCP लाहौर। जो उन्होंने बात की कि जस्टिस अली जया बाजवा साहब के, वो लोग कत्ल ख़ानदानी दुश्मनी भी होता है, कत्ल डकैती कत्ल भी है, जो एक नाहक है, संगीन कत्ल है। अगर ख़ानदानी दुश्मनी या दरीना दुश्मनी या वैसे कोई होता है, उसमें अगर उनकी सुलह हो जाती है, उदयी पार्टी माफ़ कर देती है मुलजिम को, या अगर कोई बेगुनाह हो जाता है, जी हाँ, पुलिस की तफ्तीश केस में बेगुनाह है, वो उसमें से बरी हो जाएगा। ठीक है, उसका CRO से रिकॉर्ड निकाल दिया जाएगा। दूसरी बात मैं आपको ये एक बताऊं कि बड़ी अहम बात है, सिर्फ करैक्टर सर्टिफिकेट की हद तक जो खाना है ना, वहाँ नहीं लिखा जाएगा, वो मामूली नौयत का भी CRO में उसका रिकॉर्ड रहेगा। अब मामूली नौयत के क्राइम अगर कोई है मुलव्वस, तो वहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, CRO रिकॉर्ड में नहीं आएगा। यानी जो करैक्टर सर्टिफिकेट के अंदर खाना है ना, पहले भी नहीं आना चाहिए था। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब लगाएंगे आप इमरान को? पुलिस के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की फाइल करेंगे आप? जी, हमारा तो देखिए ना, पाकिस्तान नहीं कंटेम्प्ट, आप अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कानूनदान है और ये पाकिस्तान हाई कोर्ट के ऑर्डर को माना ही नहीं जा रहा। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जहाँ तक बात करें, हमने तो हमेशा आइन और कानून की बात की है और हम चाहते हैं, और हमारा बिल्कुल मैनिफेस्टो है, नैरेटिव है। पार्टी की बात नहीं, आम आदमी की बात है, वो आप एज ए कानूनदान बैठे हुए हैं। एज ए कानूनदान ही हम बात कर रहे हैं ना जी। हमारी पार्टी का एक मैनिफेस्टो है, एक नैरेटिव है कि आपने बिल्कुल भी जो भी कोई इलीगैलिटी है सोसाइटी में है, वो बिल्कुल इट शुड। देखिए, आपने खुद ही हमें पढ़ के फैसला सुनाया कि ये फैसला आया, तो इसके ऊपर अमल मैं तो बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि इसकी वायलेशन हो रही है।
ये जो अली ज़िया बाजवा साहब, जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब की कोर्ट का 2022 में जो कैटेगोरिकली फैसला उन्होंने आया, कह दिया ये सिंगल बेंच था डीपी का द पर्सन्स नहीं, ये सिंगल का था, जजमेंट सिंगल कोर्ट की जजमेंट थी। इसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने कह दिया द पर्सन्स दे आर एक्यूटेड, द पर्सन्स दे आर डिस्चार्ज फ्रॉम द FIR, द पर्सन्स दे आर ड्यून दी कंप्रोमाइज, द FIR हैड बीन रजिस्टर्ड, गॉट रजिस्टर्ड, और कोई क्वैशमेंट हो जाए तो इनको आपने बिल्कुल भी CRO में आपने प्लेस ही नहीं करना। तो 2 साल बाद जाके आप फैसला किया जी, उसके बावजूद भी जो है वो प्लेसमेंट जो है हो रही है, वायलेशंस हो रही है। पीपल्स पार्टी जो है, और हम एज ए फाइल करते हैं, देखिए बीइंग ए कानूनदान और एक कानून का तालिब इल्म, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, हम तो ये कहते रहते हैं और हम अभी भी कहते हैं कि भाई अगर कोर्ट की एक जजमेंट है, इट शुड बी अ वेट, इसको वे होना चाहिए बिल्कुल। और महकमा पुलिस में जो रिश्वत का बाजार गर्म है, उसका क्या करना है? वो लोगों से पैसे मांगे जाते हैं। जी देखें, बात बड़ी कोर्ट का फैसला देखें ये कोई भी गवर्नमेंट आती है, उनके अपने अपने रूल्स और मैनिफेस्टोज होते हैं। जैसा कि आप देखें ना, इस चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि पुलिस में जब तक ये जो आपका फेवरिज्म का जो कल्चर है जब तक प्रिवेल करेगा तब तक, और आप उसका यस मैन और नो मैन वाली जब तक सिचुएशन में रहेंगे, और आप अकाउंटेबिलिटी भी कर रहे हैं तो सिलेक्टेड अकाउंटेबिलिटी है कि भाई जो आपके मंजूर नज़र लोग हैं उनके ऊपर देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी, और जो लोग आपके पसंदीदा या मंजूर नज़र नहीं है उनको आप उनको विक्टिमाइज कर रहे हैं, तो इट शुड बी बैंड फ्रॉम दी सोसाइटी और फ्रॉम दी। नाज़ साहब बताएं कि ये आपके लिए सवाल है कि आपकी पार्टी को भी तो बेशुमार मुकदमा आता है, आप तो अब कहीं जा ही नहीं सकते क्योंकि आपका तो खाना जो है वो दहशतगर्दी के 780 ये सारे लगे हुए हैं, तो ये तो भर जाएगा खाना। मैं ना बेसिकली हमेशा एक चीज़ की कायल हूँ, वो है फेयर एंड बैलेंस पॉलिटिक्स, और स्पेशली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है उसके मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। देखें, आपके जो लॉज हैं, मैं अपनी कही हुई बात को दोबारा रिपीट करती चलूँ कि आपके लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन वो सिर्फ रेगुलेट करने के लिए, हार्मनी ऑफ द सोसाइटी के लिए होते हैं। अब ना कि इसलिए क्या होते हैं कि आप सोसाइटी में हॉरर का एलिमेंट लाएं। जो कि प्रैक्टिस में मैंने देखा, मैंने फील किया, वो ये है कि आपके मुल्क में अब मैं अक्सर ये बात कहती हुई पाई जाती हूँ हर जगह पे कि जब प्रैक्टिकली आपके मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंडेड होता है, जो कि आजकल के हालात हैं, अगेंस्ट द लॉ हो रहा है, जबकि लॉ में बड़ा कैटेगोरिकली कहा गया है कि एवरीवन इज इक्वल इन आई ऑफ लॉ, वेयर देयर इज लॉ देयर इज इक्विटी। लेकिन यहाँ पे तो ये हालात है कि फैसला भी आ गया, कोई मान ही नहीं रहा। देखिए, उन पे आप ऐसे डेली बेसिस पे हम हाई कोर्ट में इस तरह के तजर्बात से गुजरते हैं कि आपके IG SSPs DIGs आए होते हैं और वहाँ आके वो जस्टिफिकेशन क्या देते हैं कि जी ये हमारे नीचे वाला अमला है। देखें, आप उनके अपर सबॉर्डिनेट हैं, आप वही बात कि यूनिफॉर्म से चेंज नहीं आने वाला, आपकी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से चेंज नहीं आने वाला। ज़रूरत है आपकी सोच में, आपके सिस्टम को। जिन लोगों के अगर इक्विटल हो गए हैं या उनके आपस में कंप्रोमाइज़ हो गए हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट अपने सिस्टम को अपडेट करे। जब सिस्टम अपडेटेड होएगा तो आपके मुल्क में वो लोग जो मजलूम हैं वो इस सज़ा को नहीं भुगतेंगे। दूसरी बात मैं यहाँ पे जो कहती चलूँ वो ये है कि हम बेसिकली ट्रैफिक से रिलेटेड आपने बात की कि एक बच्चे ने हेलमेट नहीं पहना, उसने क्राइम क्या किया, हेलमेट नहीं पहना, उसका जुर्म है, जुर्म किया, आपने उसको फाइन किया, वो बात वहीं खत्म हो गई ना। उस पे अब जब उसने फाइन पे कर दिया, हमारा क्रिमिनल कोड या प्रोसीजरल लॉ यही कहता है कि जिस बंदे ने जो एक इलीगल एक्टिविटी की, एक्ट किया, तो उसका अब ट्रायल के बाद पनिशमेंट होगी। हेलमेट नहीं पहना, उसकी सजा फिर कितने दिन तक मिलनी है? सजा किस चीज़ की? उसने फाइन पे किया। मैं ये समझती हूँ कि हमारी अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको इंडिविजुअल अपने महकमों के ऊपर गौर करना चाहिए। अब जब हमारे डिपार्टमेंट जो हैं या हमारे इदारे हैं जब इंक्रोच करते हैं, इंटरफेयर करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स में, तो अपना उनके पीछे क्या हो रहा है, दे डोंट हैव एनी कंसर्न विद देयर ड्यूटीज़। मतलब आप जब एक काम आपको जो दिया गया है वो आप नहीं करेंगे, आप कहीं और इंटरप्ट करेंगे, तो क्या होएगा, सिस्टमेटिकली चीज़ें ख़राब होएंगी। आपने बेसिकली फिर दोबारा वही बात करती चलो कि कानून, हमारा आइन, हमारा लॉ, किसी भी मुल्क का जो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो उस मुल्क के सिटीज़न की वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। पर्चे, अदालतें, सज़ाएं भी इसलिए होता है कि आपने सोसाइटी में जो क्राइम का एलिमेंट है या रेशो है उसको कम करना है। डेटरेंट थ्योरी पे क्यों हमारे मुल्क की पुलिस स्पेशली डंडा लेके भागी हुई है?
सिर्फ उसका एक ही मुझे एलिमेंट जो नज़र आता है वो है माशरे में मैक्सिमम डोजेज जो है उस पर फॉलो करना, उस प्रिंसिपल पे, और माशरे में मैक्सिमम खौफ का एलिमेंट पैदा करना कि वो डराना। तो वर्दी तब्दील की है, पहले ब्लैक थी, देखिए उससे डर आप था, फिर वही थोड़ा बात चेंज है, किया है। आप साहब बहादुर वर्दी मत तब्दील कीजिए, आप यहाँ की सोच तब्दील कीजिए। सोच कैसे तब्दील होनी है? सोच कैसे तब्दील होगी? जब हमारे, मैं वही बात दोबारा कहती हूँ, जब हमारे इदारे अपनी डोमेन में रहते हुए एज पर द लॉ अपने काम करेंगे, लॉ की इम्प्लीमेंटेशन भी होएगी, आपके मुआशरे में हार्मनी भी आएगी, आपकी जो एक रिपोर्ट है आप तरक्की की तरफ भी जाएंगे, आप ना सिर्फ अपने मुल्क में रहते हुए अपने सिविलियंस के लिए बेहतर करेंगे, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने मुल्क का आप डिफेम से आप फेम की तरफ जाएंगे, इन अ पॉजिटिव सेंस जाएंगे। इमरान खोखर साहब, सोच की बात हो रही है, नाज बलोच साहब कह रही है सोच तब्दील करने की ज़रूरत है, महकमे ठीक करने की ज़रूरत है, कब तक ठीक करेंगे? कितने साल हो चुके हैं ये सिलसिला चल रहा है? मैं इसी तरीके से रिप्लाई करूंगा। वो कहते हैं जब नज़र बदलती है तो फिर नज़ारे बदल जाते हैं, लेकिन जब सोच बदलती है तो फिर सितारे बदल जाते हैं। बात ये है कि जब तक तो बदलनी कैसे है सोच? देखें, ये तो आप देखें ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो गवर्नमेंट ही नहीं रही कभी। ये गवर्नमेंट ने ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होता है, गवर्नमेंट ने ही अपनी इनपुट्स दी होती हैं। जैसा कि अभी मैं गवर्नर हाउस से आ रहा हूँ और गवर्नर पंजाब है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने एक जो है हाई प्रोफाइल जो मीटिंग उधर कॉल की हुई थी, और यही इसी से रिलेटेड जो है ताजरान के इश्यूज थे और CRO से रिलेटेड और पुलिस के जो इश्यूज थे, इसके ऊपर बहुत हाई प्रोफाइल एक डिबेट जो है वो उधर हो रही थी, और अब एंड वी पास ओवर ओपिनियन ओवर देयर। तो हमने अपनी जो इनपुट है वो उधर रखा है। जहां तक ये देखें ना वायलेशन की बात है, तो बीइंग ए कानूनदान मैं इसमें यही कर सकता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि मैं इसमें जो है इसमें कंटेम्प्ट जो पिटीशन है उसमें हम फाइल कर दें। ठीक तो है, करें ना, जो इशू कि- क्यों नहीं उठा रहे आप? जी? ये जो इशू है, हाई कोर्ट के ऑर्डर है, तो इसमें कंटेम्प्ट दायर करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और हमने हमेशा ही उठाया है। इसमें पीपल्स हमने पार्टी की तो बात नहीं है, हमेशा आप अपना खुद इनपुट कानूनदान दिया हैं, है, आप खुद करें। अपनी कंट्रीब्यूशन की है। ऐसी जो बात देखिए, लेट मी कंप्लीट कंप्लीट। देखें बात ये है कि जो ये इंटरप्शन का जो कल्चर है ना, इट्स टू बैड। तो बात ये है कि हर बंदे को मौका अपना आपको पूरा अपॉर्चुनिटी मौका ऑफ दिया जा हियरिंग रहा है। मिलनी चाहिए। तो बात ये है कि देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर इंशाल्लाह हम अपनी कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करेंगे। इतना बड़ा काम नहीं है कि आप जमात को ले, खुद भी कर मैं सकते खुद हैं। कर देता हूँ जी, मैं कारकुन हूँ जी, जमात को और काम करने दें। मैं कारकुन हूँ जी, मैं इंशाल्लाह ताला मैं उनकी इंस्ट्रक्शन और विजन के अपने बिल्कुल जो ठीक है, चेयरमैन हम बिलावल अगले साहब प्रोग्राम में हैं, देखेंगे कि आप उनके- कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर करके कि इसके ऊपर कार्रवाई जी क्या मैं बिल्कुल इंशाल्लाह राज ताला बलोच साहब इसको क्या जो है कहेंगे आप? करेंगे। सर मैं ये कहती चलूँ कि बेसिकली हमें पार्टी किसी से भी हो, देखिए हम इस सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम रोड यूज़र भी हैं, हम इस मुआशरे में हर तरह से डेली इस तरह के एलिमेंट्स, और स्पेशली हम एज ए प्रैक्टिसिंग लॉयर ये प्रैक्टिस डेली बेसिस पे देखते हैं। मैंने अभी जैसे कहा कि IG साहब, DIG साहब, SSP साहब डेली आए होते हैं, वाट लगी होती है, कोर्ट्स में आप आते हैं, आप कह देते हैं यस सर ये होएगा, ये हो गया, बट आपका सिस्टम क्यों नहीं चेंज हो रहा? द मेन थिंग इज दिस कि आप सिस्टम को चेंज करें। उसके लिए क्या होएगा? देखें एजुकेशन डिपार्टमेंट जो स्पेशलिस्ट हैं एजुकेशन के वो बैठेंगे, आपके मेडिकल जो स्टाफ है वो बैठेगा। जो मेरी बात अब भी वही है कि जो स्पेशलिस्ट हैं या स्पेशली जो इदारे हैं उनको दूसरे इदारों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आपने अपनी परफॉर्मेंस अपने बेहतर काम से करके देनी है। आप कह रहे हैं खोखर सबको कि जी कंटेम्प्ट करें, कंटेम्प्ट यहाँ पे हज़ारों होती हैं, मतलब आपके कॉलो फेल में तजाद है। आप कोर्ट के सामने कोर्ट रूम में खड़े होके रिटर्न कोर्ट को कैसे पता लगेगा कि उनके जो ऑर्डर हैं वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही? कोर्ट को कैसे तो पता देखिए लगेगा? ये जब आपको रिपोर्ट जमा कराने का कहा जाता है, आप कुछ अरसे के लिए चीजों को बेहतरी की तरफ ले जाते देखिए हैं। बहुत सारे फिर लोगों को वैसे तो हो आज जाते पता लगा कि ये एक केस भी दायर हुआ था। देखिए, बहुत सारे लोगों को। मेरी बात सुने, ये आप बहुत से लोगों को आज भी पता चला है, जो लोग खुद इस चीज़ों को फेस कर रहे हैं उनको पता ही होता है। बात फिर वहीं आती है कि पार्टी कोई भी हो, हमने आम आदमी की बात करनी है, हमने आम आदमी के मसाइल की बात करनी है, और आपके डिपार्टमेंट पुलिस का डिपार्टमेंट इसलिए बिल्कुल भी नहीं है कि वो माशरे में खौफ की अलामत बने। आप अमन अमान और सिक्योरिटी के लिए हैं। और आप ऐसे PTI को कहेंगे कि इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देखिए PTI क्या, आप मेरी बात सुने, PTI को मेरी बात सुने, 3 साल की PTI की गवर्नमेंट जिसमें 1.5 साल आपका कोरोना चला गया, ठीक है? नहीं मैं उसमें PTI 1.5 साल में क्या मैं करना ये कह था? रहा हूं कि इसके ऊपर देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दायर करने अजहर के लिए सदीक साहब आपकी जमात भी कुछ करेगी। PTI की तरफ से अजहर सदीक साहब हैं, और उन्होंने एक सीरीज ऑफ केसेस हैं जो उन्होंने कंटेम्प्ट्स जो फाइल की हुई पाकिस्तान ऑन द पीपल्स रिकॉर्ड पार्टी इंशाल्लाह चीजें। करेगी। मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि हमें एज ए लॉयर सोसाइटी की वेलफेयर के लिए बात बिल्कुल करनी ठीक, चाहिए। हम इस टाइम सिर्फ एज ए लॉयर बैठे हुए हैं। PTI आप कह रहे हैं, मैंने यही कहा कि एक सीरीज ऑफ केसेस हैं जो
कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग भी हैं, चल भी रहे हैं। लेकिन जब आपके मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंडेड होता है तो ये तो छोटी सी बात है, ये तो बहुत छोटी सी। इसमें जो हमने जो डिस्कस किया और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का एक और केस और एक ऐसी डॉक्टर जिनका वाइवा लेने के लिए उनको 2 मरतबा बुलाया गया और बड़ा ये इंतहाई संगीन किस्म का उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया। ब्रेक के बाद इसके ऊपर भी बात करते हैं, नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के इम्तहानी निज़ाम के ऊपर बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानब से MS जनरल सर्जरी की स्टूडेंट डॉक्टर सफूरा मुमताज़ का वाइवा लिया गया और वाइवा देने के बाद जब वो घर चली जाती तो उनको दोबारा बुला लिया जाता है। क्या 2 बार वाइवा लिया जाता है? और इसके ऊपर और कुछ सवाल आते हैं कि जो है वो वाइवा लेने के लिए कितने डॉक्टर्स होने चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के एग्जामिनेशन रूल्स क्या कहते हैं? मेरे साथ डॉक्टर सफूरा मुमताज़ मौजूद है। डॉक्टर साहब क्या हुआ, आपने वाइवा दिया उसके बाद घर चली गई, तो क्या आपको दोबारा बुलाया गया? किसने बुलाया, कौन था, किसका नंबर था? जी सर, नंबर था, लोकल नंबर से कॉल आई थी, मोबाइल नंबर था, ऑफिशियल नंबर जो 99 होता है यूनिवर्सिटी का वो भी नहीं था। जिस खातून ने कॉल की उनका नाम समीना था और उन्होंने सिर्फ लॉग बुक का हमें कहा कि आप लॉग बुक अपनी सबमिट करवाएं आकर। लॉग बुक से पहले आप अपना पूरा वाइवा दे चुकी थी? उसमें कौन कौन लोग थे, कितने उसमें मेंबर्स थे उस टीम में? सर ऑलमोस्ट 12 से 15 हमारे एग्जामिनर्स थे। एक पूरा जिस तरह एग्जामिनेशन हॉल होता है पूरे फील्ड विद डॉक्टर्स और हमारे पेशेंट्स जिन पे हमारा होता है प्रॉपर तरीके से एग्जाम कंडक्ट, हमारे लॉन्ग केस, शॉर्ट केसेस और ठीक है, वो हो चुका था। लॉग बुक में एंट्री भी हुई थी उस वक्त? सर लॉग बुक का वाइवा भी हो चुका था। सर बिल्कुल तो फिर दोबारा बनाने का मकसद क्या था, बताएं जरा। सर जो मुझे नजर आता है वो क्लियरली यही था कि कैंडिडेट्स को फेल किया जाए। जब आप दोबारा गई, आप उनकी कॉल के ऊपर दोबारा एक प्राइवेट नंबर से, मोबाइल नंबर से आपको कॉल आती, क्या कहा गया आपको? हमें कहा गया कि आप आकर अपनी लॉग बुक सबमिट करवाएं, जिसपे मैंने रेगुलेशन ऑफ UHS, the number of external and internal examiners shall be equal. External examiner shall always be associated with internal examiner. In oral clinical examination, both internal and external examiners shall always examine the candidate together, and no single examiner shall examine the candidate in isolation. ठीक है, आपका ये है कि यहाँ पर सिंगल एग्जामिनर था, कन्वीनियर, जिन्होंने आपका दोबारा पूरा वाइवा लिया। जी सर। मकसद बता दें कि आपको क्या लगता है कि आपको फेल करना चाहते थे? सर ऑब्वियसली पहले ही आप खुद ही ये सोचें, इंसान का जहन इस चीज़ को मानता नहीं है कि एक पूरा एग्जाम कंडक्ट होने के बाद आप दोबारा बुला रहे हैं कैंडिडेट्स को, 5 कैंडिडेट्स को आप दोबारा बुला रहे हैं और उसमें से आप एक कैंडिडेट को पास कर रहे हैं और 4 को फेल कर रहे हैं, और वो भी एक मेजर चंक वाइवा, 200 नंबरों का वाइवा उन्होंने मेरे से लिया, 200 मार्क्स वाइवा। ठीक है सर, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? आप इस जुल्म के खिलाफ कहाँ पर आपने एप्लीकेशन दी इंसाफ लेने के लिए, कहाँ पर? सर यू कैन नॉट जस्ट इमेजिन, 13th को मैंने एप्लीकेशन दी UHS के अंदर। नहीं, आपको सिर्फ लॉग बुक के बहाने बुलाया गया था, तो फिर आपको वाइवा पूरा ले लिया दोबारा? सर लॉग बुक के बहाने तो कह के बुलाया गया कि इसको आप सबमिट करवाएं। दैट वाज अ डिसीट एंड लाई बाय UHS। ठीक है, मेरा जहन भी ये चीज़ नहीं मानता कि ये इतना बड़ा झूठ हो सकता है, और फिर आप बुलाकर वाइवा कंडक्ट करवा लें एक, और कन्वीनर ये कहें कि जी हमने तो आपकी इवैल्यूएशन के लिए आपको बुलाया है, शायद बातचीत करने में आपको मैसेज सही नहीं पहुंचा, लेकिन हमने तो आपको वाइवा के लिए बुलाया है, लॉग बुक इवैल्यूएशन के लिए, हम बस आपकी लॉग बुक देखेंगे। नॉट ओनली दैट, उन्होंने सवाल पूछे और उसके बाद लॉग बुक वापस कर दी कि ये लीजिए आप अपनी लॉग बुक ले जाएं। इससे बड़ा झूठ, डिसीट क्या हो सकता है? फिर उसके बाद आप कहाँ एक इतने बड़े प्रोफेसर ऐसा झूठ और डिसीट करें फेल करने के लिए आपको? सर मैंने मकसद ये था फेल करना? सर ऑब्वियसली। तो आपने VC को एप्लीकेशन दी? सर मैंने VC को एप्लीकेशन बिल्कुल दी, 13 तारीख को ही दी। मैं उनके ऑफिस के सामने बैठी रही, जो उनके PS थे उनको मैसेजेस दिए कि मुझे प्लीज मिलने दें आप। ठीक, मुझे नहीं मिलने दिया गया। मैं और भी लोगों से वहां पर मिली, लेकिन सर कुछ भी नहीं हुआ। फॉलो अप भी किया, फिर 15 को भी एप्लीकेशन दी। आपको वो जो लेटर दिया है जिसमें उन्होंने जवाब दिया कि आप एविडेंस नहीं दे सकी, कौन कौन से एविडेंस है आप बताएं? आपको सर इस वक्त पंजाब हुकूमत सुन रही है, इस वक्त वज़ीर आला पंजाब खातून है, वो सुन रही है। जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले आपको सर ये बताऊंगी कि जो एक मीटिंग हेल्ड हुई UHS में, वो इसी तरह हेल्ड हुई कि मैं सेक्रेटरी हेल्थ के पास गई और उसके बाद जो है मेरी UHS में मीटिंग हेल्ड हुई, वरना UHS ने कभी भी इस चीज़ को मुझे मीटिंग के लिए नहीं बुलाना था, कभी भी। और क्या पॉइंट्स हैं? पॉइंट्स एक, इसके कमेटी में फिर आपको लगा कि आपको जो कमेटी ने फैसला सर कमेटी मेरी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थी। कमेटी में मैंने बात करना शुरू की जी कि ये रेगुलेशन है और झूठ और डिसीट के साथ आप कैसे बुला सकते हैं। कौन कौन था कमेटी में, कुछ पता है आपको? सर एग्जामिनर्स, कुछ मेरे एग्जामिनर्स थे जो मौजूद थे उस वक्त।
एट द स्पॉट उन्होंने आपको कोई ऑफर दी कि आप दोबारा वाइवा सर देंगे? जो ऑफर उन्होंने मुझे दी वो इस तरह के हवा में बातें हुई हैं, वो हवा तो में बातें थी, कोई बिल्कुल clear कि cut हम बात नहीं थी। आपको एक एग्जाम ऑफर कर दें। तो मैंने कहा मेरा स्टेट ऑफ माइंड ऐसा नहीं है, आप मुझे एग्जाम ऑफर कर रहे हैं, आप मेरा एवेल्युएट तो करें। जिस पॉइंट में मैं थी कि मॉर्निंग का एग्जाम हुआ है, मुझे उसके मार्क्स दिखाए जाए कि कितने मार्क्स दिए हैं, और ये मार्क्स दिखाए जाएं कि इन साहब ने कितने मार्क्स दिए। और दोबारा क्यों बुलाया गया? हाँ जी, दोबारा क्यों बुलाया गया, ठीक कि है। ऐसा आप दोबारा भी किसी के साथ ना करें। ये जुल्म ही है एक तरह से कैंडिडेट्स के साथ। और बाकी मुझे कमेटी का जो रिजल्ट पता चला है, जो उन्होंने आगे से मुझे भेजा है कि आई वॉज नॉट एबल टू प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस। सबसे बड़ा एविडेंस तो यही है जो यूएचएस की रेगुलेशन में है कि ऐसा हो नहीं सकता। अगला पॉइंट सर ये कि आपने अगला भी वाइवा अगर कंडक्ट करवाना था तो उसकी भी होती है पूरी एक पूरा होता है, एसओपीज होते हैं उसके भी। बिल्कुल, एक वो कैसे नोटिफिकेशन होता, एक नोटिफिकेशन, आपको दोबारा एक कानून, जी टाइम दिया बिल्कुल जाता, जी, उसमें इंटरनल एक्सटर्नल एग्जामिनर जी होते। बिल्कुल। ये कैसे हो सकता है कि एक यूनिवर्सिटी एक चीज भूल जाए? यानी कि फिर तो फॉल्ट किसका आता है, यूएचएस का, कन्वीनर का, कि वो एक चीज करना भूल गए। चले हम ये भी कहते हैं कि लॉग बुक वाइवा हो गया और वो करना चाहते थे कंडक्ट, तो ये तो कोई तरीका नहीं है ना। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर मीडिया यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज मोहम्मद आतिफ साहब। मैं उनसे पूछ लेता हूँ। आतिफ साहब, ये एक केस यूनिवर्सिटी का सामने आया है और यहाँ पर डॉक्टर सफूरा मुमताज़ हमारे साथ मौजूद हैं। उनका वाइवा हो चुका था, उनको दोबारा बुला लिया गया और दोबारा जो वाइवा उनका लिया गया वहाँ पर सिर्फ कन्वीनियर डॉक्टर जाकिर सियाल साहब थे। तो क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? जी, मुझे इस केस के बारे में आपने आज शाम बात की थी और मैंने कंट्रोल एग्जामिनेशन से उसके ऊपर पूछा है। इस पर ये हुआ था कि इनके स्टेशंस होते हैं मुख्तलिफ, जो होता है पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर, और ये मेरे ख्याल है 12 सितंबर को इनका पेपर था, ये वाला 12 नवंबर जी, 12 नवंबर को। ठीक। तो इसमें स्टेशंस होते हैं, ये तमाम स्टेशन इसके करते हैं, और एक जो होता है इनके लॉग बुक होता है, उसका वाइवा होता है, जो अमूमन कन्वीनर जो होते हैं वो खुद ही कर लेते हैं, अलग स्टेशन नहीं होता उसका। और ये जो है कैंडिडेट अपना जो पूरा करने के बाद 5 कैंडिडेट जो हैं, और ये मतलब उन्होंने ये चले गए इम्तिहान से, और ये वाइवा इनका ये जो लॉग बुक वाला है ये रह गया। इस पे इनको कॉल किया गया, इनको बुलाया गया वापस, और जो ये मतलब ये चीज़ मैंने पता की है, तो वो कहते हैं कि वहाँ जिस वक्त ये आए हैं तो एक वहाँ हमारी खातून एसोसिएट प्रोफेसर मौजूद थी। वो तो सारी बात ठीक है आतिफ साहब, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि एक तो ये है कि लॉग बुक जो ये क्यों छोड़ के चले गए? यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है एक बड़ा मजबूत सिस्टम है और एक पैनल है, तो ये कैसे स्टूडेंट चले गए लॉग बुक एंट्री के बगैर? और इनका ये कहना है कि लॉग बुक इन्होंने इंटर करवाई थी, उसके बाद ये चले गए और इनको दानिस्ता तौर पर दोबारा वापस बुलाया गया और इसका मकसद कुछ और था, फेल करना। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मकसद ये तो बिल्कुल भी नहीं था। स्टूडेंट को फेल क्यों करना चाहिए यूनिवर्सिटी? और उनका भी इनका ये भी कहना है आतिफ साहब कि इनका दोबारा पूरा वाइवा लिया गया जाकिर सियाल साहब की जानिब से, हालांकि आपके एग्जामिनेशन सिस्टम या आपका रूल्स ये कहते हैं कि पूरी एक टीम होती है जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल नहीं, और नहीं होती। वो तो इन्होंने दिया है पूरा, वो तो दे चुके हैं। ये दोबारा वो कह रहे हैं इनको चेक नहीं करवाया गया कि सुबह के टाइम इनके मार्क्स थे और बाद में, और दूसरा जो आपकी कमेटी ने आप कहा था कि इनको दोबारा मौका देते थे, वो भी इनको क्लियर कट नहीं बताया गया, वो भी उस वक्त ये परेशान थी। अगर आपने मौका देना था तो एक नोटिफिकेशन करके इनको अगले दिन या उससे अगले दिन दोबारा बुला लिया जाता। नहीं, ये चीज नहीं है। देखिए, इन्होंने ये कहा था कि इनके साथ इनको विक्टिमाइज करने के लिए किया गया, और ये विक्टिमाइजेशन के इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। इन्होंने कमेटी के सामने पेश हुए और इन्होंने कहा कि जी मुझे विक्टिमाइज करने की कोशिश की गई। ये किस तरह बता सकती है? लेकिन आतिफ साहब, यहाँ पर ये एक बात है ना कि यूनिवर्सिटी में कभी ऐसा हुआ नहीं है कि यूनिवर्सिटी एक ऐसा इम्तिहानी निज़ाम है कि आप तो 10 मिनट लेट आने के ऊपर किसी को इम्तिहान में नहीं बैठने देते। तो ये कैसा मुमकिन है कि आप कहते हैं कि इतने कैंडिडेट चले गए हैं लॉग बुक की एंट्री के बगैर? तो क्या ये आपके अमले की नाअहली नहीं है? नहीं, ये एग्जामिनेशन में तो खैर वहाँ स्टाफ उनका अपना ही होता है, एग्जामिनर्स होते हैं मौजूद। और एक मैंने बताया ना कि ये एक प्रोसेस इसी इम्तिहान के दौरान हो जाता है, जो एक रूटीन होती है कि कन्वीनर वाइवा जो होता है लॉग बुक का देखने के बाद वो खुद ही ले लेता है। ये इनका मिस हुआ है, जिसके बाद इनको बुलाया गया ताकि इनका नुकसान ना हो। नहीं, लेकिन एक मोबाइल नंबर से कॉल की जाती है, मोबाइल सरकारी नंबर नहीं है। जिस नंबर से इनको कॉल की गई वो एग्जामिनेशन का ही नंबर है। तो आप समझते हैं कि स्टाफ का नहीं, तो रूल्स की वायलेशन नहीं हुई आतिफ साहब? रूल्स की वायलेशन? रूल्स की वायलेशन नहीं है। देखिए, मैंने बताया कि इनको एग्जामिन तो उन्हीं 10 जो एग्जामिनर थे उन्होंने किया है,
प्रॉपरली। सिर्फ एक लॉग बुक का जो वाइवा रहता था उसके लिए था, वो वैसे भी कन्वीनर ही लेता है। नहीं डॉक्टर सफूरा साहब, वो तो यूनिवर्सिटी तो कह रही कि आपको दोबारा बुलाया और आपको जी जी सर, आप पिछली हिस्ट्री निकालें, जितने एग्जाम्स पहले हुए हैं उसके अंदर लॉग बुक वाइवाज निकालें किस तरह हुए हैं। हमारी है रिवाइज स्कीम, पिछली हिस्ट्रीज निकालें, पिछला वाला एग्जाम किस तरह हुआ था, उसके अंदर लॉग बुक वाइवा लिया था एक एक्सटर्नल ने, एक इंटरनल ने। उससे पीछे चले जाएं तो वो किस तरह हुआ था, वो हुआ था एक टॉक्स के स्टेशन पे। उससे पिछले चले जाएं तो वो कैसा हुआ था, वो भी हुआ था सर एक टॉक्स के स्टेशन पे। तो इस तरह क्या अब कैसे हुआ? मैं सर अभी जब उन्होंने री एग्जामिनेशन के लिए बुलाया और झूठ बोल के बुलाया, यूएचएस की तरफ से डिसीट के साथ बुलाया, क्योंकि उनको खुद भी पता था वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बुलाने के बाद डॉक्टर जाकिर सियाल ने कहा 80 मार्क्स का वाइवा है, उनको खुद भी नहीं पता था कितने मार्क्स का है। मैंने उनको याद दहानी करवाई सर, लॉग बुक वाइवा 200 मार्क्स का होता है, उनको ये भी नहीं पता था। अगली चीज़ ये कि एक कन्वीनर बैठे हुए अगले एक्सटर्नल्स को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, कि उसने तो वाइवा लिया ही नहीं, उसने तो मार्क्स लगाए। सुबह के टाइम थे जो जी जी हाँ जी, वो बिल्कुल वो अगले एग्जामिनर्स को ब्लेम कर रहे हैं कि वो तो हुआ ही नहीं, आपके तो नंबर ही नहीं लगे हुए, ये हमने कैसे करना है, ये तो हमें तो आपका लेना पड़ेगा। झूठ डिसीट के साथ आप बुलाएं और फिर यूएचएस आगे से ये कहें जिस तरह ये साहब कह रहे हैं कि ये तो मिस हो गया, ये विक्टिमाइजेशन कर रही हैं। 5 लोगों में से हम 5 में से 4 पास हुए हैं। मेरा ये कहना है कि आप सुबह के हमारे मार्क्स निकालें और वो दिखाएं कि वो कितने थे। आई एम 101% श्योर कि वो मेरे अच्छे होंगे, और मुझे ये मार्क्स दिखाएं जो मेजर चंक का वाइवा है 200 मार्क्स। आपके साथ जाती क्या बात हो सकती है कि सर जाती बात सर मैं आपको एक और चीज़ और भी बता देती हूँ। वाइवा कंडक्ट हुआ है, जो ये सेकंड टाइम इन्होंने जो लिया है, अनऑफिशियल अनऑथराइज्ड आई डोंट नो वाइवा जो जिस तरह भी इन्होंने लिया है, इसके बाद अनप्रोफेशनल रिमार्क्स मेरे ऊपर उन्होंने पुट ऑन किए हैं। उन्होंने कहा मैं आतिफ साहब से इसके ऊपर सवाल करता हूं। आतिफ साहब, क्या आप इनको ये कोई ऐसा तरीकाकार है कि आप इनको वाइवा के मार्क्स दिखा दें जो उनकी एक डिमांड है? देखिए, ये कमेटी के सामने पेश हुई है, इनकी शिकायत के ऊपर ये कमेटी बनाई गई, उनके सामने पेश हुई है, उन्होंने ये सब चीजें आप उन्होंने उनको कही होंगी और उनसे बात की होगी। जी कमेटी ने कमेटी ने मेरी बात प्रॉपर्ली कोई नहीं सुनी। मैंने कमेटी से यही कहा कि हाउ कैन यू कॉल, हाउ सच अ बिग यूनिवर्सिटी कैन कॉल एंड डू लाइक दिस। और सबको पता है डॉक्टर जाकिर सियाल की क्या रेपो है और वो कितना फेलियर रेट्स है और वो क्या करते हैं। आई एम 101% श्योर इन्होंने जानबूझ के किया है और यूनिवर्सिटी उनको बैकअप कर रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी रेपो जो है वो खराब नहीं करना चाहती। लगा कि उन्होंने जानबूझ, कोई बात ऐसी है सर आप सोचें कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी आप चले जाएं, वो आपको ऑफिशियल अनऑफिशियल नंबर से कॉल करते हैं, भाई आ जाओ आपको लॉग बुक वाइवा रह गया कर लो आके, या झूठ बोल के बुलाएं भाई कि आप आ जाएं, आपने अपनी लॉग बुक सबमिट करने वाली रहती है। आपको कमेटी ने कहा कि दोबारा वाइवा दे दें, कहा था? सर मुझे कमेटी ने लॉग बुक वाइवा का नहीं कहा, उसके ऊपर से झूठ और डिसीट ये देखें कि लेटर के ऊपर जो मुझे दिया गया, जो मीटिंग के बाद रिजल्ट का आया, वो भी बार बार कॉल करने के बाद उनको कि यूनिवर्सिटी को मैंने बार बार किया कि मुझे बताएं आपने क्या डिसाइड किया है। अव्वल तो यूनिवर्सिटी को चाहिए था कि मुझे बताते अच्छा हम आपके लिए ये गलत काम हुआ है, ठीक है, हम ये चाहते हैं आप ये करें या ये करें, आप अपीयर हो या क्या करें। मुझे लिखा कि आपने लॉग बुक वाइवा जो है हमने आपको ऑफर दी, आपने वो छोड़ दिया, वो भी झूठ, तो रिजल्ट स्टेज एज इट इज। मेरी ये डिमांड है मॉर्निंग के कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, और नलिफाई किया जाए जो सेकंड वाइवा ली है, जो कि हम पांचों के पांचों कैंडिडेट्स के साथ ज्यादती है, वो किसी के साथ भी ज्यादती है। आज मेरे साथ ऐसे है, कल को अगले लोगों के साथ। परमिशन देते हैं दोबारा? सर ये अपनी तरफ से मैं आतिफ साहब से दोबारा एक बात सवाल पूछ ले तो आतिफ साहब, ये कुछ तहफ़्फ़ुज़ात तो जरूर हैं और आपने यकीनन तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का सिस्टम बहुत अच्छा है और एग्जामिनेशन सिस्टम की वजह से तो ये यूनिवर्सिटी है, तो तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर होने चाहिए। आतिफ साहब, अगर कमेटी की बात भी क्लियर कट नहीं वो कहती और उनके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वाइवा का भी नहीं बताया, तो इनको कोई यूनिवर्सिटी इन्हीं के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये अपना मौक़िफ़ आके हमें दे सकती हैं दोबारा भी, अगर ये बिल्कुल ये अच्छी बात है जी, आपने इनका मौक़िफ़ दोबारा। बातें कर रहे हैं वीसी ऑफिस के सामने में सुबह नहीं, आप इस वक्त वो ऑन एयर हमारे साथ बात कर रहे हैं आतिफ साहब, आप दोबारा उनको मिलें और अगर इसके ऊपर वो आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर पाए तो हम भी इधर हैं, आतिफ साहब भी इधर हैं और यकीनी तौर पर आपकी बात सुनी जाएगी। और आपके पास फिर बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, आपने जो है वो मौक़िफ़ दिया यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का। और डॉक्टर सफूरा मुमताज़, आपका जो मामला था यकीनी तौर पर इसके ऊपर अगर आपके साथ ज़्यादती हुई है तो मैं समझता हूँ कि इसको भी जो है वो दोबारा शो भी करेंगे और आपका जो अगर जेन्युइन मसला जिसके ऊपर आप कह रही हैं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए और 2 बार दोबारा आपका वाइवा लिया गया, तो इसके ऊपर भी जो है वो यूनिवर्सिटी के रूल्स की वायलेशन है, तो इसको भी यूनिवर्सिटी को दोबारा देखना चाहिए और जो है यूनिवर्सिटी के आला अफसरान उनको इस पूरे मामले को देखना चाहिए। ना इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह जो है वो अगले हफ्ते पीर के रोज़ से दोबारा हाज़िर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।